रोग का पता लगाने में मदद करता है। समझ रहे हैं? जैसे आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दुनिया भर का प्रश्न पूछता है, क्या है कैसे, तो वो जानने की कोशिश करता है कि क्या सिम्टम है और ये सिम्टम कौन से रोग के कारण हो सकता है। अब इसमें क्या है कि जो एआई होगा, एआई में भी सारा डाटा पड़ा होगा मेडिकल से रिलेटेड। अब कोई मरीज है तो उसका एक्सरे देख करके, उसकी एमआरआई रिपोर्ट देख करके जो एआई होगा वो सटीकता से क्या डायग्नोस करेगा कि कौन सी बीमारी, और वो बीमारी है तो उस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो इसमें सटीकता ज्यादा आ जाएगी, एक्यूरेसी ज्यादा आ जाएगी, है ना। दूसरा, अब इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे 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 IBM वाटसन, IBM वाटसन एक एआई है, एक एआई है जो कैंसर जैसी बीमारी का विश्लेषण करके डॉक्टर को उपचार के बेहतर विकल्प बताता है। अब देखिए, कंपनी है गूगल डीप माइंड। गूगल डीप माइंड, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, गूगल डीप माइंड ने एक ऐसी एआई विकसित की है, गूगल डीप माइंड ने एक ऐसी एआई विकसित की है जो आंख की, यानी आई, जो आंख की गंभीर बीमारियों का शुरुआती चरण में ही पता लगा सकता है। तो पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा, ड्रग डिस्कवरी। तीसरा है ड्रग डिस्कवरी। ये क्या है? देखिए, ड्रग डिस्कवरी का मतलब क्या है। अभी जैसे आप दुनिया भर की दवाएं रोग होने पर खाते हैं, तो ये जो मेडिकल डाटा को एआई विश्लेषण करके और उसी आधार पर उस रोग की एक सटीक दवा बना सकता है। दवा क्या होती है? दवा किसे कहते हैं? जो आप दवा खाते हैं, या तो पेन किलर होती है जिसको आप दवा कहते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार की दवाएं होती हैं उसमें कई प्रकार के यौगिकों को मिला के, कंपाउंड को मिला के बनाते हैं। तो ये क्या करेगा, एक नए प्रकार की दवा मरीज के डाटा के आधार पर कौन सा केमिकल कहां पर अच्छे से काम करेगा, तो कई सारे रसायनों को एक निश्चित अनुपात में मिला करके एक दवा विकसित करेगा। तो वो दवा जो होगी किसी रोग की बहुत सटीकता से ट्रीटमेंट करेगा, यानी इलाज करेगा। यानी मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी, रोगों की सटीकता आएगी। यानी मेडिकल साइंस में जो सबसे बड़ी क्रांति आएगी वो नैनो टेक्नोलॉजी से, और इसके द्वारा। नैनो टेक्नोलॉजी में तो समस्याएं मैंने आपको बताई, अब लिख लीजिए। एआई जैविक आंकड़ों, आंकड़ों का मतलब डाटा, एआई जैविक आंकड़ों का विश्लेषण कर
नई दवाइयां विकसित करने में तेजी ला तेजी लाएगा। जैसे एटम वाइज जैसे एटम वाइज अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसे एटम वाइज नामक एआई ने जैसे एटम वाइज नामक एआई ने अल्जीमर 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 और इबोला 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 जैसे रोगों के लिए दवा की खोज में मदद की है। दवा की खोज में मदद की है। अल्जीमर जानते हैं ना? ये लोग जानते हैं कि नहीं? ये रोग जो है मस्तिष्क से संबंधित होता है। इसमें व्यक्ति की याददाश्त जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जब ये अपनी चरम सीमा पे पहुंचता है तो व्यक्ति को अपना नाम तक याद नहीं है। एक प्रकार से भूलने की बीमारी। अमेरिकन अल्जीमर ऑर्गेनाइजेशन बनी है। भारत में तो इस रोग पे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन अल्जीमर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में रहने वाले जिनकी उम्र 50 साल की है, उसमें लगभग 25 से 30% लोग इस बीमारी से ग्रसित है। और जिनकी उम्र 80 साल की है उसमें 50% से ज्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित। ये जो बीमारी होती है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है। क्योंकि महिलाओं में क्या होता है, 50 के बाद उनमें हार्मोन्स का अनियमितता शुरू होती, इम्बैलेंस शुरू होता है। इसलिए महिलाओं में रोग ज्यादा देखा गया। इसमें व्यक्ति अपने धीरे 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 अपनी याददाश्त उसकी होती जाती है अल्जीमर। और इबोला तो जो है एक इंफेक्शस डिजीज है, संक्रमक बीमारी है जो विषाणु से होता है, वायरस से होता है। इबोला वायरस से। इबोला शब्द जो आता है ना, अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है इबोला। उस नदी के नाम पर इसको इबोला कहा गया। असल में इबोला नदी के किनारे एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर पीटर पावेट। डॉक्टर पीटर पावेट रिसर्च कर रहे थे एड्स पर। एड्स पे रिसर्च कर रहे थे। तो इस नदी के किनारे रहने वाले लोगों में देखा कि उनके नाक से, मुंह से, कान से ब्लीडिंग होती है। तो जब रिसर्च किया तो पता चला ये रोग का कारक एक नया वायरस है। तो रोग का नाम नदी के किनारे रहने की वजह से इबोला रख दिया गया। और ये अभी तक का ज्ञात सबसे बड़े आकार का वायरस होता है। जेंट वायरस इसीलिए कहते हैं, ये वायरस के द्वारा होता है। और ये भी जो रोग है ये तरल जनित रोग होता है। तरल जनित रोग होता है। तो इन रोगों के इलाज के लिए जो है एआई से मदद लेके ड्रग्स बनाना आसान हो जाता है। अगला हेडिंग डालिए, सर्जरी में सहायता। सर्जरी में सहायता। अब जैसे एक जो है सर्जिकल सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है डा विंची सर्जिकल सिस्टम।
जानते हैं ये क्या है? ये लॉन्ग डिस्टेंस सर्जरी की एक प्रणाली है। लॉन्ग डिस्टेंस सर्जरी जानते हैं? जैसे डॉक्टर किसी दूसरे शहर में है, मरीज कोई दूसरे शहर में, या डॉक्टर किसी एक दूसरे देश में है और पेशेंट किसी दूसरे पे है। तो ऑनलाइन ये जो डॉक्टर है जो किसी ए देश में बैठा है और किसी बी देश में जो है मरीज है, तो इस सिस्टम यानी इस प्रणाली का उपयोग करके सर्जरी कर सकता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस सर्जरी के लिए बनाया गया। ये एक एआई प्रणाली है। दा विंची सर्जिकल सिस्टम एक एआई प्रणाली है। एआई प्रणाली कह सकते हैं या रोबोट प्रणाली कह सकते हैं। किसी दूसरे देश में बैठा डॉक्टर किसी दूसरे देश में सर्जरी कर सकता है। लिख लीजिए, दा विंची सर्जिकल सिस्टम जटिल सर्जरी को कर सकता है। इसका उपयोग लॉन्ग डिस्टेंस सर्जरी में करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ये तो मेडिकल में यूज बता दिया। अब लिखिए वित्त में एआई का उपयोग, यानी फाइनेंस में वित्त में एआई का उपयोग। वित्त में एआई का उपयोग। अब इसमें पहला हेडिंग डालिए धोखाधड़ी। धोखाधड़ी का पता लगाना, इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन, धोखाधड़ी का पता लगाना। फ्रॉड डिटेक्शन, धोखाधड़ी का पता लगाना। इसमें लिखिए एआई लेन देन के पैटर्न का विश्लेषण कर। एआई लेन देन के पैटर्न का विश्लेषण कर संदेहास्पद गतिविधियों की पहचान करते हैं। संदेहास्पद गतिविधियों की पहचान करते हैं जिससे वित्तीय धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। जैसे आप बैंकिंग करते हैं ना, अपना पैसा ट्रांसफर करना है तो आप एक पिन जनरेट करते हैं। अगर आपने 3 बार पिन गलत डाल दिया तो क्या हो जाता है? 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी अगर इधर उधर नंबर आप करेंगे तो ये उसको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट जोखिम प्रबंधन, हेडिंग डालिए जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट। एआई ऐतिहासिक आंकड़ों का विश्लेषण करके जोखिमों का अनुमान लगाते हैं जिससे निवेश और लेन देन में बेहतर निर्णय लिया जा सके। नेक्स्ट ऑटोमेटेड ट्रेडिंग।
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग एआई तेजी से बाजार के रुझानों का विश्लेषण कर खरीद बिक्री के निर्णय लेते हैं, जिससे लाभ की संभावना बढ़ जाती है। समझ रहे हैं? कब रेट बढ़ेगा, कब रेट घटेगा, ये ज्यादा अच्छा निर्णय लेगा, क्या खरीदें क्या ना खरीदें। नेक्स्ट हेडिंग वाली शिक्षा में उपयोगिता। पहला हेडिंग डालिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग। मतलब व्यक्तिगत शिक्षा। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, व्यक्तिगत शिक्षा, ये क्या होती है? जैसे सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी को मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने बताया था बीच में भी आया, सबको पढ़ा रहा हूं, एक ही उदाहरण देते। व्यक्तिगत शिक्षा का मतलब कि हर बच्चे का जो मेंटल स्टेटस होता है, जो आईक्यू होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। ये उसका अपना जेनेटिक है या जिस वातावरण में रहता है उसके काम। तो कोई अगर टीचर पढ़ाता है तो कोई उदाहरण देता है तो किसी बच्चे को समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता। तो पर्सनलाइज लर्निंग को मतलब हर बच्चे के मेंटल स्टेटस को समझकर, उसके भाव को समझकर, उसके पुराने आंकड़ों को समझ करके उसके हिसाब से सिलेबस तैयार करता है, उसके हिसाब से उदाहरण तैयार करता है और उस बच्चे को पढ़ाया जाता है। इसी को कहते हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग। लिख लीजिए, एआई विद्यार्थी के सीखने के पैटर्न को समझकर उनके लिए व्यक्तिगत रूप से अनुकूल सामग्री तैयार करता है, जिससे छात्रों को उनकी समझ के स्तर का की सामग्री मिल सके। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम। ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम एआई का उपयोग परीक्षाओं, प्रोजेक्ट तथा असाइनमेंट
के मूल्यांकन में किया जाता है। जिससे मूल्यांकन में निष्पक्षता रहती है। निष्पक्षता रहती है। नेक्स्ट, भाषाओं का अनुवाद। भाषाओं का अनुवाद एआई भाषा अनुवाद में सहायक है। जिससे अलग अलग भाषाओं के छात्र आसानी से अध्ययन करते हैं। है ना, गूगल में जाते कोई भी लैंग्वेज किसी में भी कन्वर्ट कर लेते हैं कि नहीं, वही है। नेक्स्ट, कैरियर गाइडेंस या हिंदी में कैरियर मार्गदर्शन। कैरियर मार्गदर्शन, कैरियर गाइडेंस। जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग में ना काउंसलिंग करते हैं, क्या करना चाहते हो तो क्या नहीं करना चाहते। तो बच्चा जो है उसके रुझान को समझकर उसके बारे में बात करके ये डिसाइड किया जाता है कि किसको किस लाइन में भेजना है। तो ये कैरियर काउंसलिंग का काम करेगा और ये समान व्यक्ति की तुलना में एक अच्छा मार्ग दर्शक भी बनेगा। लिखिए, एआई छात्रों के कौशल रुचि और एआई छात्रों के कौशल रुचि और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें उपयुक्त कैरियर विकल्प सुझाता है। अब आते आगे, हेडिंग डालिए कृषि के क्षेत्र में एआई की उपयोगिता। कृषि के क्षेत्र में एआई की उपयोगिता। जैसे इसमें लिखते जाइए पॉइंट में। आज क्या हो रहा है, जो ड्रोन है, ड्रोन भी तो एआई युक्त है। ड्रोन है, सैटेलाइट है, तो उसके माध्यम से क्या कर रहा है, खेतों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लिख लीजिए, ड्रोन और सैटेलाइट या उपग्रह, ड्रोन और उपग्रह के माध्यम से खेतों का निरीक्षण किया जाता है। अब इसके अलावा देखें, जैसे आज से पहले जाए तो कोई खेत है, कौन सी फसल उगाया जाए, तो उस मिट्टी का सैंपल जाता था। मिट्टी का सैंपल जाता था, जहां पर लोग बैठते थे और उस मिट्टी की जांच करते थे। जांच में मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है, ये सब जांच करते थे। मिट्टी में नमी कितनी है, मिट्टी कौन सी है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कम कंटेंट है वो कितनी मात्रा में है, ये सब जांच होती थी मैनुअली। अब आज क्या करते हैं, एआई की सहायता से मिट्टी में नमी की जांच, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, किसकी कमी है, तो इसकी सहायता से क्या होगा, हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस मिट्टी में कौन सी फसल उपयोगी है। देखिए, कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है, जहां पर
नैनो टेक्नोलॉजी और एआई की उपयोगिता बढ़ जाती है। वो एक आता है वर्टिकल फार्मिंग, सुना है नाम कभी? वर्टिकल फार्मिंग हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर खेती, सुना है आप? क्या होती है ऊर्ध्वाधर खेती? इसको आप कह सकते हो सॉइल लेस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब समझते हैं क्या होता है? एक एग्रीकल्चर होता है वो, और एक शब्द होता है बॉटनी। दोनों में अंतर जानते हैं क्या? वनस्पति विज्ञान और एग्रीकल्चर में क्या अंतर है? हाँ, स्टडी आप प्लांट कहते हैं, एग्रीकल्चर हो गया। हाँ, देखिए एग्रीकल्चर का मतलब होता है क्रॉप मैनेजमेंट। जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं और जितने भी प्रकार के चाहे खाद्य पदार्थ के हो किसी अन्य के हो, उनका सबका अध्ययन होता है। एग्रीकल्चर में सारा खेती बाड़ी से रिलेटेड होता है। अन्य में पेड़ों का अपना कोई ग्रह अध्ययन नहीं होता है। कुछ कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन देखिए एग्रीकल्चर में क्या है, क्रॉप मैनेजमेंट। क्रॉप मैनेजमेंट का मतलब कैसे करें, क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा फसल उगाओ। वो सारे जुगाड़ इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करके ज्यादा उत्पादन करना, ये एग्रीकल्चर। बॉटनी में प्लांट का अध्ययन करना, प्लांट के अंदर घुस करके प्लांट के सब कुछ स्टडी करना, टोटल स्टडी अबाउट द प्लांट। और इसमें क्या करना, क्या करें, कैसे करें कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें। अब ये वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है, ऊर्ध्वाधर खेती क्या होती है? ये सॉइल लेस एग्रीकल्चर की बात करती है। बिना मिट्टी के खेती करना, बिना मिट्टी के फसल उगाना, यह हो जाती है वर्टिकल फार्मिंग। इसमें क्या करते हैं, देखिए वर्टिकल फार्मिंग में एक तरीका इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोपोनिक्स, और एक तरीका इस्तेमाल करते हैं एरोपोनिक्स। और इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करते हैं, एआई का भी उपयोग करते हैं। कैसे? क्या होता है कि ऊंची ऊंची इमारत, विलियम डेसपोमर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार वर्टिकल फार्मिंग की बात कही थी। इसमें क्या करते हैं कि ऊंची ऊंची इमारत में ये कई मंजिल की एक इमारत है। इसमें जो पाइप होता है ना, पाइप जैसे कूलर में पाइप नहीं लगा रहता है, बूंद बूंद पानी गिरता है ना, वैसे ही इसमें छिद्र होते हैं यहां पर, ऐसे ये सारे में यह छेद होगा, और यहां पौधा लगा है, ये पौधे लगे हैं इसमें छेद में, और यहां वाटर लगातार सर्कुलेट रहता है। अब अगर हाइड्रोपोनिक्स है, अगर हाइड्रोपोनिक्स है तो वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, वाटर प्लस एयर होगी, वो इसमें लगातार सर्कुलेट होता रहता है, जैसे कूलर में पानी लगातार सर्कुलेट रहता है। और जो अगर एरोपोनिक्स होगा तो इसमें आप समझिए वाटर वेपर होगा, यानी इसमें एयर का अमाउंट ज्यादा होगा, वाटर का अमाउंट कम। इसमें क्या होगा, वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा और एयर का अमाउंट कम होगा।
और ये सर्कुलेट होता रहेगा। समझ रहे हैं? एलईडी का उपयोग करेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड जो लगा हुआ बड़ी बड़ी, उससे लाइट इसको मिलेगा। इस लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है कि नहीं होती? नहीं होती। सनलाइट में फोटो बाहर होती, यहां होगी कि नहीं होगी? आपने तो एनसीईआरटी में पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। लेकिन एक और चीज है, घर में जब मनी प्लांट लगाते हैं कमरे के अंदर, तो उसमें ग्रोथ तो होती है। मान लीजिए 2 पत्ती की मनी प्लांट कमरे के अंदर लगा दिए और 2 पत्ती का बाहर लगा दिए, तो 1 महीने के बाद जो घर में 2 पत्ती वाला है वो 4 पत्ती का हो जाएगा और बाहर वाला 8-10 पत्ती का हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? प्रकाश संश्लेषण इस प्रकाश में भी होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्लांट को चाहिए CO2 और क्या चाहिए, बोलिए नहीं, सुनते रहिए, जानते हैं अच्छी बात है, बीच में बोलिए नहीं, H2O, और या क्या चाहिए, लाइट चाहिए। और क्या बनाएगा ये, ग्लूकोज बनाएगा। और क्या निकलेगी, यहां पर ऑक्सीजन निकलेगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस प्रकाश में भी होती है। हाँ, प्रकाश की अगर प्रखरता बढ़ेगी, प्रखरता समझ रहे हैं, इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस पे रेट बढ़ जाएगा। लाइट इंटेंसिटी घटेगी, प्रकाश संश्लेषण की दर घटेगी। अब अगर गर्मी के दिन की बात करें, गर्मी के दिनों की, मई जून की बात करें, तो सुबेरे 10 बजे प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। 12 बजे, जबकि 12 बजे तो सनलाइट की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है ना, तो घट क्यों जाती है, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कई जो जैविक प्रक्रिया है वो भी बाधित होती। बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाए और फोटोसिंथेसिस रेट, सब और जो फैक्टर हैं और जो कारक हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रभावित करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण सबसे अच्छे, सबसे ज्यादा जो होता है वो लाल रंग के प्रकाश में होता है, उसके बाद वायलेट रंग में होता है और सबसे कम ग्रीन रंग के प्रकाश में होता है। सबसे पहले इंगलमैन ने इसको बताया। तो प्रकाश संश्लेषण का कोई ऐसा नियम नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण केवल सूर्य के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहां पर क्या करेंगे कि हम यहां पर एलईडी लगा देंगे जो इसको प्रकाश देगा, और वाटर सप्लाई सिस्टम आपने यहां से सेट कर दिया। अब ये कंप्यूटराइज यानी पूरा एआई इसको मैनेज करेगा। अब मान लीजिए पौधे में कोई रोग हुआ तो उसको डिटेक्शन के लिए स्मॉल नैनो पार्टिकल होगा, नैनो सेंसर होगा। अगर कोई प्लांट में डिजीज है तो उस प्लांट को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये सॉइललेस एग्रीकल्चर, तो इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होगा। नैनो टेक्नोलॉजी क्या करेगा, जो नैनो सेंसर्स होंगे, बात समझ, इसे वाटर सर्कुलेट हो रहा है तो वाटर के साथ नैनो सेंसर भी सर्कुलेट हो रहे हैं। पानी में, भाई वाटर में ही तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम जो प्लांट को चाहिए वो सब है। अब उसमें कुछ कम ज्यादा हो रहा है या पानी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया जो प्लांट के लिए खतरनाक है, तो यहां पर आपको पता चल जाएगा। यानी अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि नैनो तकनीक का कृषि में क्या उपयोगिता है, ये पीछे क्लास में बताया, जैसे नैनो यूरिया बनाया, नैनो यूरिया मैंने बताया उपयोगिता के बारे में, और भी चीजें मैंने आपको बताई।
तो एआई क्या करेगा, यहां पर इसको देखेगा, जो यहां पर कंप्यूटर होगा उससे आप देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि क्या क्या स्थिति, समझ रहे हैं ना। और एरोपोनिक्स में नेचुरली है कि भाई आप ये देखिए कहां एरोपोनिक्स होगा, कहां हाइड्रोपोनिक्स होगा, ये डिपेंड करता है पौधों के प्रकार पर। कुछ फसलें होती हैं ज्यादा पानी चाहती हैं, जैसे चावल आप लगाते हैं, खेतों में लगता है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई पानी चाहिए, तो कुछ फसलों में पानी ज्यादा चाहिए और कुछ फसलों में पानी कम चाहिए। तो उस हिसाब से डिसाइड करना है कि हाइड्रोपोनिक्स होगा कि एरोपोनिक्स हो। ये सॉइललेस एग्रीकल्चर कई शहरों में, कई देशों में ये खेती की जाती है, ठीक है। सब्जी को उगाने में, फसलों को उगाने में खेती की जाती है। हाँ देखिए, पहले कोई भी जो इस तरह का सेटअप होता है, प्रारंभिक अवस्था में खर्चा ज्यादा है पूरा सेटअप बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, लेकिन एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सेट हो गया तो क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। और आप एक चीज बताइए, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लागत कहां आती है? अरे लेबर में यार। देखो होता क्या ना, हम जमीनी स्तर पर नहीं सोचते हैं। बहुत सा अगर लेबर खर्चा ज्यादा ना होता, लेबर ज्यादा महंगा ना होता, आप देखेंगे ज्यादातर लोग अधिया पे अपना खेत देते हैं। क्यों देते हैं? मेहनत ज्यादा पड़ती है। अब उस मेहनत को पैसे के तराजू से तौलो ना, तो आपको लगेगा कि खेती में सबसे ज्यादा लागत किसमें आ रही है? लेबर कास्ट। तो यहां पर लेबर कास्ट क्या हो जाती है? ना के बराबर हो जाती है। जैसे कल मैंने बताया ऑटोमेटेड ब्रिक फैक्ट्री बनी दिल्ली में, कृत्रिम ईटा भट्टा, 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जबकि ईटे के भट्टे में 500-700 लोग काम करते हैं। 3 शिफ्ट में चलता है ईटे के भट्टे की फैक्ट्री। तो यहां पर क्या होगी, कास्ट आपकी कम हो गई। शुरू में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स, आपने ये पाइप लगा दिया, पाइप में पानी लगातार बह रहा है, और यहां आपने फसल लगाई, ग्रो की। प्लांट मिट्टी से केवल 18 एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यही सब तो लेता है। और तो प्लांट कुछ लेता नहीं। ये प्लांट को मिट्टी से क्या चाहिए? पानी चाहिए, और क्या चाहिए? जो ये 18 तत्व ये चाहिए बस। बाकी सनलाइट को कंज्यूम करेगा, भोजन बनाएगा। तो एग्रीकल्चर के लिए, पौधों को उगाने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं है, मिट्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको उसके तत्व की जरूरत है। तत्व की उपलब्धता होगी तो जरूरत नहीं। समझ रहे नहीं समझ रहे? इसलिए हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स एक अच्छा तरीका होता है एग्रीकल्चर का, वर्टिकल फार्मिंग का। तो इस तरह से एआई की सहायता से आप वर्टिकल फार्मिंग भी कर सकते हैं। अब लिख लीजिए आगे, एआई आधारित प्रणाली मिट्टी की नमी, एआई आधारित प्रणाली मिट्टी की नमी, फसल में रोग, फसल की वृद्धि का पता लगाने में सहायक है। मिट्टी की नमी, फसल में रोग, फसल की वृद्धि का पता लगाने में सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट, एआई आधारित सेंसर या हिंदी में संवेदक, एआई आधारित सेंसर और उपकरण मिट्टी की गुणवत्ता, पोषक तत्वों की कमी और उर्वरकों की आवश्यक मात्रा
का विश्लेषण करते हैं। एआई का जो टूल हो गया वो नैनो तकनीक हो गया। आप समझिए ये दोनों मिलकर के कम समय में मिट्टी की क्या स्थिति, इसके बारे में आपको बता सकते। आगे लिखिए, आगे लिखिए, एआई आधारित सेंसर खेतों की नमी का विश्लेषण कर सिंचाई के लिए सटीक समय और मात्रा का सुझाव देते हैं। अब देखिए, एक ऐप है प्लेटिनेक्स, हेडिंग डाल लीजिए, प्लेटिनेक्स, ये एक ऐप का नाम है, प्लेटिनेक्स, हेडिंग डालिए प्लेटिनेक्स। यह एक एआई आधारित मोबाइल ऐप है जो किसानों को फसलों के रोगों और उनके समाधान के बारे में जानकारी देता है। पहले क्या था, एग्री, देखिए अब जैसे कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है एग्रीकल्चर में, अब किसान ऐप खोल लेगा, मान लीजिए उसकी फसल लगी है, फसल में कोई कीड़ा लग गया है, तो क्या करेगा, ऐप से फोटो खींचेगा तो पता चल जाएगा कौन से कीड़ा लगा है, कौन सी दवा डालें, कब डालें, कितना डालें, है ना। यानी फसल की पत्ती में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें वायरल डिजीज हो गई है कि फंगल डिजीज हो गई है या कि कोई पोषक तत्व की कमी है, उसकी फोटो खींच के डालेगा, पता चल जाएगा। यानी किसान को बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की या एग्रीकल्चरिस्ट की बहुत जरूरत नहीं है। फ्री में उसको पता चल जाएगा कि ये खेत में ये है, ये दवा डालनी है, इतना डालना है, इतने अमाउंट में डालना। अब कहां मिलेगा उसके लिए तो भी बता देगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट, कृषि हब। कृषि हब, कृषि हब जैसी भारतीय स्टार्टअप इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। कृषि हब जैसी स्टार्टअप इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। नेक्स्ट, किसाने मित्र एग्रीबॉट, किसाने मित्र तथा एग्रीबॉट, किसाने मित्र तथा एग्रीबॉट जैसे एआई आधारित
प्रणाली किसानों को फसल प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान और सरकारी योजनाओं की किसानों मित्र एग्रीबॉट जैसे एआई आधारित प्रणाली किसानों को फसल प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हैं। बात समझ रहे हैं? ये सब जो आयत है, किसान इसका डायरेक्ट लाभ ले सकता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एआई ने आंध्र प्रदेश में किसानों को फसल की बुआई का सही समय बताने के लिए फसल की बुआई का सही समय सही समय बताता है, सही समय बताता है, जिससे किसानों को 30% तक अधिक मुनाफा हुआ। आंध्र प्रदेश में इसका उपयोग किया गया, माइक्रोसॉफ्ट एआई का। उत्पादन 30% बढ़ गया। किस समय बुआई करना है, किस समय सिंचाई करना है, कितनी मात्रा में सिंचाई करना है, कौन सा फर्टिलाइजर लगाना है, किस समय लगाना है, समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए होता क्या है, जब फसल लगाई जाती है, कितने अमाउंट में सिंचाई, क्योंकि हर प्लांट की, हर फसल की पानी की डिमांड अलग अलग होती है, हर फसल का फर्टिलाइजर की डिमांड अलग अलग होती है। तो मैनुअली क्या होगा, किसान तो हर बार पूछने नहीं जाएगा, और वो जो पुरातन परंपरा से खेती का पैटर्न चला आ रहा है उसी का उपयोग करेगा। अब ये क्या करेगा, इस पे जब सहायता लेगा तो ये बताएगा किस समय पानी लगाए, कब बुआई किया, और इस समय कितना पानी लगाया, कितना बड़ा खेत है, तो उस हिसाब से एक अनुमान वो बता देगा। तो उससे क्या हुआ, यहां पर उत्पादन बढ़ गया। यानी कृषि में जो सतत कृषि कही जाती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये क्या होता है जानते हैं? आज बात होती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या होती है बताओ? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? और कोई बताइए? कम लागत में कृषि को बनाए रखने के लिए और अधिक उत्पादकता को बढ़ाने के लिए देखिए एक चीज समझिए, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट का चोली नामों का साथ है। इन्वायरमेंट, सतत कृषि ये कहती है कि उत्पादन बढ़ाओ लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाओ। तो सतत एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ कि हमको केमिकल या सिंथेटिक फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया सिंथेटिक फर्टिलाइजर है, इसका उपयोग नहीं करना, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना। ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है?
क्या होता है जैविक खाद? गोबर की खाद। कृत्रिम जीवों के साथ घटित करके बनाया जाता है वो खाद, जैविक खाद कहते हैं। और जो केमिकल फर्टिलाइजर वो केमिकल फर्टिलाइजर में, पहले इसको समझिए। देखिए होता क्या है कि एग्रीकल्चर की ओरिजिन कब होती है जानते हैं? एग्रीकल्चर की ओरिजिन कब होती है? कभी ना कभी तो कृषि की उत्पत्ति हुई होगी ना। जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में आदि मानव का नाम आता है, जो जंगलों में रहते थे, नॉनवेज खाते थे। जानवर को मार के तो यार आदमी खाता था, जंगलों में रहता तो कृषि कैसे आई होगी? अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। असल में पहले आदमी जो था, जो हमारे एंसेस्टर थे, वो जंगलों में रहते थे और ग्रुप में रहते थे। यहीं से आगे चल करके कबीला बना है। कबीले, जो तमाम जातियां आई, विभिन्न कबीले हुआ करते थे, ग्रुप में रहता था। ह्यूमन की ओरिजिन इथोपिया में होती, अफ्रीका में। अफ्रीका, वहां से माइग्रेट करके पूरे विश्व में फैले। जैसा कि एक बार मैंने बताया वो एंसेंट एंसेस्ट्रल। तो जब वहां से माइग्रेट करके लोग फैले, तो जो लोग जंगलों में रहते थे तो रोज शिकार करने जाते थे। क्योंकि एक कॉमन सेंस से सोचिए, जो पुरुष होता था वो शारीरिक रूप से स्त्रियों की तुलना में मजबूत होता था। तो जो प्राकृतिक गुफाओं में रहता था तो स्त्रियां बच्चों को देखती थी और पुरुष झुंड बना करके खाने के लिए शिकार करने जाता था, जानवर को मार के लाता था। पहले कच्चा खाता रहा होगा, फिर आज उसकी खोज हुई होगी, पका के खाता था। और जो अपने आप जंगलों में जो वृक्ष होते थे उसमें फल खाया करता रहा, एग्रीकल्चर नहीं थे। अब यहां पर एक परिकल्पना आती है, हाइपोथेसिस आती है कि एग्रीकल्चर कैसे पैदा हुई होगी, कैसे पैदा हुई होगी। हुआ क्या कि मानव को कोई झुंड रहा होगा जो शिकार करने जा रहा होगा या शिकार करके आ रहा होगा। तो आपने इतिहास पढ़ा, सारी सभ्यताएं नदी के किनारे पैदा हुई। सभ्यता दूर में नहीं बनी है, नदी के किनारे ही सभ्यताएं पैदा हुई। तो शिकार करने जा रहा होगा या शिकार करके आ रहा होगा, प्यास लगी होगी तो नदी के किनारे वो पानी पीने गया। अब जब पानी पीने गया, एक मिनट, हाँ हाँ सर, क्लास में है, बताइए। ठीक, अच्छा ठीक। तो शिकार करने जा रहा था या शिकार करके आ रहा था, प्यास लगी थी, पानी पिया। तो उसी नदी के किनारे जो वाटर सोर्सेस रहा होगा, उसी के किनारे जौ उगा था अपने आप। किसी फसल को आदमी ने बनाया नहीं। हाँ, आगे चल करके कृत्रिम फसलें बनाई गई, ऐसा नहीं, वो काफी आगे जाके बनी। जिसे टिटकेल एक फसल बनाई बहुत आगे चल करके। टिटकेल जो बनी है गेहूं और जौ से क्रॉस, गेहूं से और राई से क्रॉस करा के बना। तो जौ अपने आप उगा था, पानी पी रहा था, वो अपने आप निकला तो कुछ दाना तोड़ के खाया होगा, मुंह में अच्छा लगा होगा। अब हो सकता है वो जो जौ का दाना कच्चा रहा हो या पका रहा हो। अब रोज नॉनवेज खा खा के या फल खा खा के उग गया है। यही तो खाने को मिलता था उसके जंगल में, या तो फल खाता था या नॉनवेज खाता था। तो कुछ दाने खाए होंगे, उसको अच्छे लगे होंगे।
अब वो दानों को इकट्ठा किया होगा, लेके गुफा में आया होगा, और जब गुफा में आया होगा तो उस समय तक अगर आग की खोज हो गई होगी तो पका के या कच्चा या कैसे भी उबाल करके उसने खाया होगा, अच्छा लगा होगा। और कुछ दाने मिट्टी में गिर गए थे। नेचुरली जब वो करेगा, उस जमाने में तो ऐसे बर्तन होते नहीं थे, तो कुछ गिर गए होंगे मिट्टी में, पानी बरसा होगा, या अगर वो गुफा में रहता था तो पानी की जरूरत तो पड़ती ही थी, पानी गिर गया होगा दाने पे, पानी गिर गया, लाइट भी मिल रही है, मिट्टी भी है, अंकुरित हुआ, ध्यान नहीं दिया। जब वो बड़ा हो गया उसमें वैसे ही दाने निकले जैसा वो तोड़ के लाया था, तो उसके दिमाग में क्या आएगा, ये तो वही जो वहां से लाया। इसका मतलब ये दाना डालने से पौधा क्या होता है, उगाता है। अब वो दाना डालना शुरू किया तो पक्षी भी उनके ले जाते थे, ये कीड़े खा जाते थे, तो उसने थोड़ा सा खोदा होगा, खोद के मिट्टी में दबाया होगा, बड़ा होने लगा। अब तब तक आदमी ने जो सबसे पहला, अगर एग्रीकल्चर को देखें तो सबसे पहला जानवर जो आदमी ने पाला था वो भेड़ थी। इतिहास में जाए तो सबसे पहला जानवर पाला वो कुत्ता, लेकिन एग्रीकल्चर के दायरे में सबसे पहले जो जानवर पाला था वो कौन था, वो भेड़। भेड़ पाला, गाय भैंस पालना शुरू किया, तो जो गोबर उनका वहां जहां गिरता था तो वहां उत्पादन अच्छा होता था, तो पशु चूंकि पालता था। अगर एग्रीकल्चर में देखें तो सबसे पहले जानवर पालना शुरू किया, तो जहां जहां गोबर गिरता था वहां उत्पादन अच्छा हुआ, और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चली है। ये जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है ये बहुत लंबे समय तक चला। गोबर की खाद, जिसको मैन्योर भी कहते हैं, ये तो जब हरित क्रांति आई है 1960-62 के आसपास, तब भारत में इको से बनना शुरू हुआ है केमिकल फर्टिलाइजर, जिसको सिंथेटिक फर्टिलाइजर कहते हैं। यूरिया जो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं कहते, यूरिया को सिंथेटिक फर्टिलाइजर कहते हैं, ये बनना शुरू हुआ। और जब केमिकल फर्टिलाइजर मार्केट में आ गया, यानी सॉरी सिंथेटिक फर्टिलाइजर जब आ गया, तो हमारा जो एग्रीकल्चर का ग्राफ था, देखिए पहले उत्पादन बहुत खराब होता था, बहुत कुछ प्रकृति पर निर्भर था, पानी बरसा कि नहीं बरसा, क्योंकि सिंचाई की उन्नत विधियां नहीं थी हमारे पास। लेके के केनाल मेथड होता था, कहीं कोई जल स्रोत है तो वहां से नियर काट करके मिला दिया अपने खेत में ले जाकर के, तो जो उसका ग्राफ था बहुत नीचे था। लेकिन जब इंट्रोड्यूस हुआ आपका सिंथेटिक फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया है, डीएपी है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जब ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर बनना शुरू हुए तो जो ग्राफ था उत्पादन का वो बढ़ गया। तो इसकी भी एक सीमा है ना, इस सीमा तक उत्पादन बढ़ा हमारा। लेकिन उससे मिट्टी में क्या आया, मिट्टी में जब आप देखें तो जो आपकी सॉइल होती है ना, मिट्टी मुख्य रूप से दो चीज की बनी होती है, अगर मोटा मोटा देखें तो। एक तो उसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, रॉक वेदरिंग होती है, नदी के पानी तक रहता है तो टूटती है रॉक, इससे बालू बनता, तो इनऑर्गेनिक मैटर होता है। अब इस इनऑर्गेनिक मैटर में डिफरेंट काइंड के जो ऑर्गेनिज्म संपर्क में आया, प्लांट संपर्क में आया, तो वो मरने के बाद उसी में मिल गए, तो वो दूसरा पार्ट इसका क्या हो गया, ऑर्गेनिक मैटर। अब इन दोनों मैटर से मिलकर के जो सॉइल बना होता है, अब जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, बहुत सारा पदार्थ हो। तो अब जब समय बीता, केमिकल फर्टिलाइजर आपने धुआंधार इस्तेमाल किया, तो इस मिट्टी में कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं।
मिट्टी में कई सूक्ष्म जीवी होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवी जो वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल रहे हैं। सही, ऐसे जैसे कई जीवाणु होते हैं, जैसे नाइट्रोसोमनास है, ये बैक्टीरिया है, नाइट्रोबैक्टर है, वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल रहा है। ये अमोनियम आयन को कल मैंने बताया था नाइट्रेट में बदल रहा है। तो कई सारे मिट्टी में सूक्ष्म जीवी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कई कवक होते हैं। ये क्या करते हैं, वातावरणीय नाइट्रोजन को या फास्फेट बैक्टीरिया, तो फास्फोरस को, सल्फर बैक्टीरिया, तो ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। और ये खाते क्या है, डीओसी को खाते हैं, डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लांट बड़ा हुआ, एक उम्र के बाद मर गया, एनिमल मर गया, मिट्टी में पड़ा है, तो ये सब डिकम्पोजर है। आप जब फूड चेन पढ़ते हैं, फूड चेन में सबसे महत्वपूर्ण दो घटक होते हैं, एक प्रोड्यूसर, एक डिकम्पोजर। डिकम्पोजर हो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर प्लांट हो गया जो भोजन बनाता, बीच में तो कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3। डिकम्पोजर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर डिकम्पोजर ना हो तो ये पूरी पृथ्वी लाशों का ढेर हो जाए। तो अब ये जो डीओसी है, डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको इनको खा करके ये जो सूक्ष्म जीवी होते हैं ये अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। समझ गए? अब लंबे समय तक जब आपने फर्टिलाइजर का उपयोग किया तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जब डिक्रीज हुआ तो मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाएगी, कम होगी। तो ये क्या करेगा, मुझे बात समझिए, जैसे कोई डेड बॉडी होती है, प्लांट बॉडी है, एनिमल बॉडी होती है, उसमें या तो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसी से तो बना होगा बॉडी। अब इनको डिकम्पोज का मतलब इनको तोड़ना, इनको एलिमेंट में कन्वर्ट करने का काम करना। भाई अगर डेड बॉडी में प्लांट लगाएंगे थोड़ा बॉडी ग्रोथ करेगा। प्लांट तो इनटेक करेगा मैटर को इन एलिमेंट फॉर्म में ना, परमाणु के रूप में लेगा ना, कंपाउंड के रूप में नहीं लेता है, वाटर कंपाउंड के रूप में लेगा, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेगा। अब नाइट्रोजन किसी और फॉर्म में, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, लेकिन प्लांट प्रोटीन थोड़ी इनटेक करता है। प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक है। अब जब तक ये प्रोटीन का अणु टूटेगा नहीं तो नाइट्रोजन इनटेक नहीं कर सकता। और प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट या अमोनियम आयन के रूप में लेता है, फास्फोरस को फास्फेट, उस रूप में। अब खाना अभी कच्चा आपको दिया जाए तो नहीं खाओगे, आप कैसे खाओगे, आपको पका के खाने की आदत। तो प्लांट को उस रूप में नहीं मिल रहा, नहीं लेगा, और उस रूप में बदलता कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बदलता है। अब माइक्रो जब लगातार आपने केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया तो क्या हुआ, मिट्टी में कंटेंट कम हो गया। इसीलिए आज बात किसकी की जाती है, आज बात की जाती है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की, कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या हो गया। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में देखिए, एक तो बायो फर्टिलाइजर होता है। पहले बायो फर्टिलाइजर समझते ये होता क्या है। जैसे मैंने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया, नाइट्रोसोमास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैसिलस, कई सारे सूक्ष्म जीवी होते हैं। ये वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब इस सूक्ष्म जीवी को प्रयोगशाला में ले जाएं, इनकी संख्या को बढ़ा दें और पैकेट में पैक कर दें और मिट्टी में डाल देती हो गया बायो फर्टिलाइजर। गोबर बायो फर्टिलाइजर नहीं, गोबर कार्बनिक खाद है। बायो फर्टिलाइजर का मतलब ऐसे सूक्ष्म जीवी जिनको प्रयोगशाला की नियंत्रित दशा में संख्या बढ़ा करके मिट्टी में डाल दें तो बायो फर्टिलाइजर हो जाता है। और सबसे बड़ा फायदा इस बायो फर्टिलाइजर का, आपके एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं है। तो क्या करेगा, ये मिट्टी में जाएगा, नेचुरल है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट, जिसे आप देखेंगे कभी भी
एक चीज नोटिस करेंगे, जो फसलें लगाई जाती है उसमें एक दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं। तो जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, उनकी जड़ें में एक रूट नोड्यूल्स होता है, इस तरीके का रहता है, कुछ जड़ गांठे भी कहते हैं, ये इसको कहते हैं रूट नोड्यूल्स कहते हैं। इसी रूट नोड्यूल्स में एक जीवाणु होता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये जीवाणु होता है। ये जीवाणु क्या करता है, वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। तो ये जो दलहनी फसलों की जड़ें हैं, इनको ये नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। अब बदले में जड़ों से क्या खाता है, भोजन। तो ये सहजीवी संबंध बना के रह रहा है। इसलिए कभी भी देखेंगे दलहनी फसलों में यूरिया नहीं लगाते हैं। तो जब आप लगातार केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो इनको हानि होगी। जैविक खाद क्या होगा भाई, अगर आप बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो क्या फायदा होगा, उत्पादन आपका बढ़ेगा, आपके इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। लेकिन भारत के संदर्भ में ये कई दिक्कतें हैं। जैसे रोज आपको दाल भात खाने की आदत पड़ गई है और बहुत अच्छी चीज दी जाए तो एक दो दिन खाने टाइम मजा नहीं आ रहा। यहां वही, क्योंकि जमीनी स्तर पर किसानों के साथ कई समस्याएं। जो बायो फर्टिलाइजर होता है वो पैकेट में बनता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक प्रकार से समझिए किसान अभी बायो फर्टिलाइजर के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं तो नैनो यूरिया बनाने की जरूरत ही नहीं। भारत में बायो फर्टिलाइजर प्रचलित नहीं है। अन्य देशों में जाएंगे, वहां की एग्रीकल्चर प्रणाली बहुत अलग है। वहां सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट पे ध्यान रखते हैं कि हमारी मिट्टी में सूक्ष्मजीवी मरने ना पावे। यहां की तरह नहीं कि 11,000 लीटर दूध पानी में डाल दिए नर्मदा नदी में। वहां ऐसा केस हुआ, मुझे जहां तक याद है गलती से हुआ, पानी में दूध चला गया, उसको कंपनसेशन देना पड़ा और गवर्नमेंट से ऑर्डर, जहां तक पानी में दूध गया है उसको आप प्यूरिफाई करिए। और बड़ा पैसा खर्चा करके उसने प्यूरिफाई किया। वो इसलिए कि वो नदी को मां नहीं कहते, हम इसलिए गलती करते क्योंकि हम नदी को मां कहते। ये बहुत बड़ा अंतर है सोच में। 11,000 लीटर अभी आप देखें नेट पे, 11,000 लीटर पानी दूध को नर्मदा नदी में मिला दिया गया। क्या होगा नदी में? जो सीवेज वाटर होता है, सीवेज वाटर अगर आपके नदी में जाता है तो उसका तब भी इसका 300 गुना ज्यादा डीओडी वैल्यू बढ़ाएगा ये, क्योंकि जो सीवेज वाटर है वो आधा सड़ चुका है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी की बढ़ेगी और जो बाबा जी मिलाए हैं सबसे ज्यादा वही लक्ष्मी माँ कहेंगे जीव हत्या मत करो, और सबसे ज्यादा हत्या कर रहे हैं। ऐसा केवल इंडिया में ही होता है जहां नदी को मां कहते हैं, और जहां नदी को नदी कहते हैं वहां ये नहीं करते, क्योंकि वहां के लोग बुद्धि से काम लेते हैं, विज्ञान से काम लेते हैं। और यहां कहेंगे मेरी किताबों में लिखा, किसी किताब में नहीं लिखा कि नदी में जाके दूध मिला दो। आपके किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा, मैं गारंटी देता हूं। न उपनिषद में लिखा है, न वेद में लिखा है, न गीता में लिखा है, न अष्टावक्र गीता में लिखा है, और इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। पुराण तो सब सेकेंडरी लेवल के ग्रंथ है। पुराण का मतलब कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया तो हाई कोर्ट का ऑर्डर 2 कौड़ी का हो गया। यहां यही बात है। अगर पुराणों में दिया तो सेकेंडरी लेवल का ग्रंथ है, वो अमान्य है। मनुस्मृति बहुत बाद में लिखी गई, वो अमान्य है। मनुस्मृति बहुत बाद में लिखी गई। बात समझ रहे हैं? या तो आप वेद को मानिए या तो मनुस्मृति को मानिए, क्योंकि दोनों जगह कंट्राडिक्शन है।
या तो उपनिषद को मानिए या पुराणों को मानिए। उसमें उसमें तीन चीज के अलावा चौथी बात नहीं कही गई भाई। प्रकृति, आत्मा और अहम, तीन के अलावा चौथी बात के बारे में वहां कोई मतलब ही नहीं है। अब आप समझते हैं उस नदी में न जाने कितने सूक्ष्म जीव, न जाने कितनी मछलियां होंगी जो मर जाएंगी, बीओडी मान बढ़ जाएगा। पीने वाले पानी का मान बीओडी एक होता है, समझ रहे हैं? ये होता है एग्रीकल्चर की शुरुआत। तो जब सूक्ष्म जीवियों को, जैसे नाइट्रोबैक्टर है मैंने बताया, एक पर ये एजेटोबैक्टर है। एजेटोबैक्टर एक ऐसा जीवाणु है जो स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहता है और वातावरण में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। अब इसको प्रयोगशाला में ले जाइए, एजोस्पाइरिलम है, इसको आप ले जाए कहा, प्रयोगशाला में, और इसकी संख्या को बढ़ा दें और इसको आप खेतों में उपयोग कर लें, ये बायो फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में बायो फर्टिलाइजर भी आ गया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में गोबर भी आ गया। पहले गोबरे डाल के खेती होती थी, तो सारा गड़बड़ी बीच में हुई, वो भी मजबूरी थी। उस समय बहुत सारा अनाज आपको दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो एग्रीकल्चर की ओरिजिन कैसे हो, कैसे हुई और कहां पर है आज, ये मैंने आपको पूरा बताया। बाकी ये वीडियो है, जब आप देखना चाहें इसको देख लीजिएगा। अब आगे बढ़े। हेडिंग डालिए, सुरक्षा के क्षेत्र में एआई का उपयोग। सुरक्षा के क्षेत्र में एआई का उपयोग। एआई आधारित प्रणाली, एआई आधारित प्रणाली साइबर हमलों डाटा हैकिंग को पहचानने और रोकने में सक्षम है। जैसे डार्क ट्रेस, आईबीएम क्यू राडार, आईबीएम क्यू राडार जैसे एआई टूल का उपयोग कर साइबर सुरक्षा की जा सकती है। साइबर सुरक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट, एआई आधारित फेस पहचान प्रणाली। एआई आधारित फेस पहचान प्रणाली या चेहरा पहचान प्रणाली का उपयोग हवाई अड्डों, सरकारी भवनों में किया जाता है। जैसे आपका नहीं बायोमेट्रिक हो जाता है कि नहीं, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, आपका मोबाइल भी बायोमेट्रिक मांगता है, वही है। नेक्स्ट,
अब हेडिंग डालिए, भारत में एआई विकास की प्रमुख पहलें। भारत में एआई विकास की प्रमुख पहलें। देखिए, नेशनल एआई स्ट्रेटजी, एआई स्ट्रेटजी, नेशनल एआई स्ट्रेटजी, ब्रैकेट लिखे नीति आयोग। नेशनल एआई स्ट्रेटजी, ब्रैकेट लिखे नीति आयोग ने एआई फॉर ऑल, एआई फॉर ऑल, एआई फॉर ऑल मिशन के तहत 5 प्रमुख क्षेत्रों, स्वास्थ्य, 5 प्रमुख क्षेत्रों, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, कृषि, शिक्षा, कामा स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, कामा स्मार्ट मोबालिटी, स्मार्ट मोबालिटी, मोबाइलिटी का मतलब समझते हैं? जैसे घर में जेब में मोबाइल रख के चल रहा है। स्मार्ट मोबाइलिटी का मतलब जब आप कहीं जाए आए तो आप डिजिटली कनेक्ट रहे, स्मार्ट मोबाइलिटी। तो इतने चलिए स्मार्ट मोबाइलिटी पर ध्यान केंद्रित किया है। कि इन्होंने जो ये मिशन चलाया है नेशनल एआई स्ट्रेटजी, भारत सरकार को, तो नेशनल एआई स्ट्रेटजी के तहत एआई फॉर ऑल, सबके लिए एआई। और इसको किन क्षेत्रों में काम किया है? 5 क्षेत्रों में। 5 क्षेत्र में जैसे आप वर्तमान में देखेंगे तो हेल्थ में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। देखिए, एआई के ज्यादा उपयोग से जो स्वास्थ्य प्रणाली है, जो स्वास्थ्य में आपके हॉस्पिटल वो सस्ते हो जाएंगे। जैसे याद होगा जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाए थे तो उसमें अभी 10,000 करोड़ से शक्ति को शुरू किया गया, स्टडी बनाई गई कि आज आप अब हम काम करना है, क्योंकि यूएसए ने टैरिफ ज्यादा लगा दिया बायोलॉजिक्स ड्रग्स पर, बायोसिमिलर ड्रग्स पर, जैसे एंटीबायोटिक या वैक्सीन वगैरह खासकर। तो उसको बढ़ावा देने के लिए कि भारत स्वयं उत्पादन करे। तो इन 5 क्षेत्रों में एक तो आपका हेल्थ में ज्यादा से ज्यादा एआई का उपयोग होगा। अगर हेल्थ में ज्यादा से ज्यादा एआई उपयोग होगा तो आम आदमी को सस्ता पड़ेगा। आम आदमी को क्या पड़ेगा? सस्ता पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा एआई का उपयोग होगा। या कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि भारत का मुख्य जो व्यवसाय रहा है वो कृषि रहा है। तो कृषि में अगर एआई का उपयोग हो ज्यादा से ज्यादा तो किसान को क्या होगा? सस्ता पड़ेगा। और जब सस्ता पड़ेगा तो नेचुरली उत्पादन उसकी कम लागत में होगी। कम लागत में उत्पादन होगी तो आम आदमी को उत्पादन कम लागत में मिलेगी। लेकिन ये कब होगा? जब जन जन तक एआई पहुंच जाए, उसको ये पता हो को एआई यूज करके अगर हम फसल उगाएंगे तो फसल हमको सस्ती पड़ेगी। क्योंकि अभी तक किसान ट्रेडिशनल पैटर्न में उगा रहा है। फिर एजुकेशन में जब उपयोग होगा तो क्या फायदा होगा? सस्ती हो जाएगी। आज आप देख लीजिए, शिक्षा सस्ती हो गई, ऑनलाइन में सारा मैटर उपलब्ध है। फिर एआई क्रिएटेड वीडियो जो कार्टून के बेस पे बना दिए जाते हैं कि और अच्छे समझ में, तो वहां तक एआई को पहुंचाना।
फिर स्मार्ट सिटी बने। स्मार्ट सिटी का मतलब शहर में जो चौराहे हैं वहां पर एआई की व्यवस्था रहे, है ना। फिर उसके अलावा आदमी जब मूव करे तो आपके पास एआई से संबंधित यंत्र हो, जिससे आपको किसी दूरी की क्या है वो आप आज यूज ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ध्यान केंद्रित किया। आप अगला पॉइंट लिखिए, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम। एआई फॉर यूथ प्रोग्राम। लिखिए, हेडिंग बना लीजिए। इस कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्रों को एआई के बारे में जागरूक करने और उन्हें प्रशिक्षित करने की योजना है। जो पुरानी शिक्षा का पैटर्न है, आपको पता है जो चाइना है, चाइना में आप 2012-13 में गए तो जो बीजिंग शहर है उसको एरोपोकोलिप्स कहा गया था। एरोपोकोलिप्स का मतलब अत्यधिक गंदा शहर, यानी प्रदूषण का स्तर बहुत, जब वहां पर जानते हैं एरोपोकोलिप्स, वहां पर जो AQI जानते हैं कि नहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पहुंच गया, 500 के ऊपर चला गया 2012-13। 2020 में वहां होना था ओलंपिक, और फिर उसने ऐसा कार्यक्रम चलाया है कि 2020 में ये 2013 की बात है, 2014 से उसने प्रोग्राम चलाया प्रदूषण के नियंत्रण का, और आप देखेंगे कि 2020 में जो वहां का एयर था उसको कहा गया ओलंपिक ब्लू। और AQI जितना कितना आ गया मालूम है, लगभग 100 के नीचे आ गया। और यहां दिल्ली में देखिए हर साल 350 से 400 पहुंच जाता है, और ऊपर से पानी बरसाते हैं और चिल्लाएंगे कैसे किया जाए। अरे जैसे वो किया वैसे आप करो। अगर बीजिंग का भौगोलिक स्थिति देखें और दिल्ली की भौगोलिक स्थिति तो सिमिलर मिलेगी। जैसे आप दिल्ली देखेंगे तो लगभग कटोरा नुमा है, नोएडा है, गाजियाबाद है, इधर आपका पंजाब का, हरियाणा सबसे घिरा हुआ है, से घिरा हुआ है। बीजिंग में लगभग यही स्थिति था, लेकिन यहां क्या करेंगे, यहां दिल्ली है, दिल्ली में पानी बरसाएंगे। अरे भैया यहां पानी बरसाओगे तो यहां से प्रदूषण यहां नहीं आ जाएगा। ये प्रदूषण का कारण जो है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10, जो पंजाब में पराली जलाई जाती है वो तय करके इधर आ रही है। तो जैसे देखिए, भले चाइना जो, लेकिन जो काम करता है परमानेंट काम करता है, इसीलिए वो आगे है। यहां तो 11,000 लीटर दूध में डाल देंगे, उसमें डाल देंगे नदी में, ओ बड़ी अच्छे है, ऊपर वाला प्रसन्न हो रहा है, ये बेवकूफी का काम यहां करते हैं। और चाइना में जानते हैं वहां पर जो ई-बाइक मिल रही वहां कैसे करते हैं, यहां तो पहले माल बेच दो, चार्जिंग देखेंगे बाद में। कितने लोग ई-बाइक लेके परेशान हैं,
रास्ते में खड़ी हो गई, क्या करेंगे अब? चाइना में जानते हैं क्या किया? लगभग 1 से 1.5 करोड़ चार्जिंग स्टेशन पहले उसने बनाया है, और उस चार्जिंग स्टेशन में रोबोट है। हर 500 मीटर पर चार्जिंग स्टेशन है। आपकी स्कूटी या बाइक खराब हो गई, आप चार्जिंग स्टेशन पे, आपका टाइम नहीं है, रोबोट स्वाइपिंग रोबोट लगा है। स्वाइपिंग रोबोट का मतलब होता है कि वो चार्ज करी हुई पहले से बैटरी है, उसको बदल देगा और चले जाइए आप। आया, पहले बाइक बेचो, बाद में देखा जाएगा। भाई आप एक चीज देखिएगा, आपके घर के बगल की जो गली होगी, पहले तो खोद डालेगा, पहले गली बन जाएगी, फिर पाइप डालने आएगा। अनप्लान्ड वर्क, इसी को अनप्लान्ड वर्क कहते हैं। पहले ठेकेदार को सेट किया, गली बना दो, आया गली उली बना, चला गया। फिर दूसरा आया कि ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, तो दूसरा आगे पाइप डाल रहा, फिर खोद डाला गली पूरा। ये होता है, इसी को कहते हैं अनप्लान्ड वर्क। यही अनप्लान्ड वर्क है। चाइना में नहीं होता है और देशों में नहीं होता है। अब जाकर नेट को खोलिए, देखिए आप 6 साल में 500 AQI से 100 AQI, कभी रहा मौका तो हम आपको केस स्टडी पढ़ाएंगे। इकोलॉजी इन्वायरमेंट में केस स्टडी समझना बहुत जरूरी है। अब ये चिल्लाए कि कैसे सुधारे, तो जैसे बीजिंग को सुधारा गया, जो पैटर्न उसने पकड़ा वही पैटर्न। आप समझिए, वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लोगों से सॉरी, पहले तो मान नहीं रहे थे, जब माने तो वो टीवी में आके सबसे सॉरी बोला पब्लिक से कि मैं सॉरी, कि मैं ये हम लोगों की गलती है, लेकिन हम आपको वचन देते हैं कि इतने समय में हम बीजिंग को बिल्कुल सुधार देंगे। एरोपोलिक से ओलंपिक 2020 में जब ओलंपिक हुआ तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, ये कैसे हो गया? इकट्ठा पैसा खर्चा करे, एक बार करे। यहां तो भारत देखिए, तो चाइना के आगे होने का वो डेमोक्रेसी नहीं, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, तो कोई टांग खींचने वाला नहीं है वहां, फिर भी वो बढ़िया चल रहा है। भले देखिए बात अलग है कि वहां आम आदमी को थोड़ी दिक्कतें हैं, आप चुनाव नहीं कर सकते, लेकिन ग्रोथ का एक यही रीजन है, वहां डेमोक्रेसी नहीं, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है। और यहां कुछ नहीं, पॉल्यूशन है बीजिंग की तुलना। वहां लोग मास्क लगा के घूमते थे 2013 में, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते थे तो पीछे सिलेंडर रहता था उनके, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते थे। ये हालत थी बीजिंग की। अब नेट पे जाइए, 2013 डालिए बीजिंग में पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, और 2020 में एकदम साफ। और यहां हर साल सफाई होती है, टेम्परेरी इलाज करते हैं, तो टेम्परेरी इलाज से थोड़ी ना होता है भाई। ये सब केस स्टडी होती, यहां से क्वेश्चन देता है उठा करके इकोलॉजी इन्वायरमेंट में। भाई दिल्ली को आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या तरीका है कि दिल्ली में यह समस्या, उसको कैसे सुधारा जाए, तो आप बीजिंग मॉडल ले सकते हैं कि बीजिंग मॉडल पे दिल्ली को सुधारा, क्योंकि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति और बीजिंग की भौगोलिक स्थिति मिलती जुलती है। ये खाली दिल्ली का इलाज कर रहा है, उन्होंने खाली दिल्ली का बीजिंग का इलाज नहीं किया, उसके आसपास शहरों का भी इलाज किया, तब बीजिंग का इलाज हुआ। यहां इलाज करना पड़ेगा तो नोएडा का भी करना पड़ेगा, गाजियाबाद का भी इलाज करना पड़ेगा, हरियाणा का भी इलाज करना पड़ेगा। कि होता क्या ना, जो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक को नहीं दिखाती है, और जब सिंगल पार्टी गवर्नमेंट किसी देश में नहीं होती तो करेगी कम, दिखाएगी ज्यादा। देखो अपनी पब्लिक, देखो हमने ये किया, देखो ये किया, सब जगह यही हाल है। ट्रंप परेशान है, मांग आज जानता है कि जो पब्लिक है वो उनको भगाएगी, छोड़ेगी तो है नहीं। समझ रहे ना मेरी बात?
कहीं ना कहीं देखिए सिंगल पार्टी गवर्नमेंट देश के लिए भी कहीं कहीं अच्छा होता है। ये बात अलग है कि वहां के लोगों की हम लोगों की तरफ स्वतंत्रता नहीं है चाइना में, लेकिन इकोनॉमिकल दृष्टि से देखें, वेपन की दृष्टि से देखें, बहुत आगे है चाइना। वर्ल्ड मार्केट में कैप्चर किया हुआ है हर क्षेत्र में। आपकी दीपावली की साजो सामान तक तो बना के बेच रहा, और क्या चाहिए बताइए। आपके दीपावली का जो सामान है, होली का जो सामान है, वो चाइना बना के दे रहा। सोच लीजिए कितनी बड़ी मार्केट है। क्यों आगे बढ़ा चाइना, कोई बताएगा हमको? उसमें इकोनॉमिकल ग्रोथ क्यों अच्छी से हुई? जब भारत आजाद हुआ उस समय चाइना का स्थिति बहुत खराब था, फिर उसमें इतना तेज ग्रोथ क्यों हुआ? क्या रीजन है, कोई बताए? इकोनॉमी तो पढ़े होंगे ना। नहीं, इससे काम नहीं बनता है। वेल प्लानिंग तो कोई भी कर देगा, वेल प्लानिंग किस लिए हुआ? तो कौन सी प्लानिंग थी? आप यूपीएससी का एग्जाम दें, हवा में बात नहीं करता है, सिस्टमेटिक जवाब दीजिए। क्या स्ट्रेटजी उसने अपनाई? क्वेश्चन आता है सर। समझिए, इसको नहीं जानते समझिए। आप बस्ती के रहने वाले हैं, बस्ती के रहने वाले हैं ना। चलिए हम आपको एक नौकरी देते हैं, आपको दिल्ली में नौकरी देते हैं, वहां आपको 50,000 रुपया महीना मिलेगा, और एक नौकरी बस्ती में दे रहे हैं, यहां आपको 35,000 मिलेगा। कहां जाना पसंद करेंगे? बस्ती में रहना पसंद करेंगे कि मुंबई में? मुंबई में 50,000 मिल रहा है और बस्ती में 35,000 मिल रहा है, कहां नौकरी करेंगे? बस्ती में। क्यों करेंगे? खर्चा भी कम है, रहने का खर्चा नहीं। भाई अभी एक एग्जाम्पल अभी करण का देता हूं। बेटा है हमारा बड़ा वाला, तो उसको मैंने बहुत कोशिश किया कि बेटा साइंस पढ़ लो। मेरे घर में मैं हूं, वाइफ है मेरी, वो भी साइंस है। वो कह रहा मेरे बस का साइंस, आप ही पढ़िए, हमारे बस का नहीं। वो कॉमर्स लिया। उसका तो यह हालत था कि कब एग्जाम देने जाता था, कब पढ़ता था, कुछ हमको पता नहीं। एक पेपर भी उसका छूट गया, सो गया, और बताया भी नहीं पेपर चल रहा। बाद में हवा गुप्ता कहते पापा के पेपर था, वो तुम बताए थे, तो पेपर नहीं देने का। खैर बाकी में इतना अच्छा नंबर पाया था कि बीकॉम उसका हो गया। फिर एमबीए किया, एमबीए किया, साइंस बिल्कुल पढ़ा ही था, हमारे बस का नहीं, आप ही पढ़िए। एमबीए करने के बाद ऑनलाइन इंटरव्यू दिया, एमआईटी यूनिवर्सिटी में प्रयागराज में हो गया। कहीं बाहर दिया था, वहां भी हो गया। वहां करीब 20-25,000 ज्यादा दे रहे, तो कह रहा वहां जब क्या करेंगे, उसे हम यहाँ मिल रहा है, यहाँ हमारा सारा पैसा बचेगा, घर में खाएंगे, घर की गाड़ी से घूमेंगे, खाने का पैसा हमको देना नहीं है। तो नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो जानता हूं वहां जाएंगे तो महंगा पड़ेगा। चाइना ने यही काम किया। देखिए चाइना ने क्या किया, उसने छोटे छोटे औद्योगिक इकाई को वहां स्टैब्लिश किया, जहां पर कोई भी बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में कोई भी बिजनेस करेंगे तो सबसे ज्यादा कास्ट लेबर कास्ट आती है। जैसे कोई फैक्ट्री खोलते हैं तो सबसे बड़ी कास्ट क्या है? लेबर कास्ट। तो उसने छोटी छोटी औद्योगिक इकाई कहां सेटअप करी? जहां लोग रहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं काम को करने के लिए, छोटी छोटी औद्योगिक इकाई लगा दी, रॉ मटेरियल पहुंचा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, मशीनें लगा दी, सस्ते में लेबर मिल गया। जब सस्ते में लेबर मिल गया तो प्रोडक्शन इसका बढ़ा। जब प्रोडक्शन की कास्ट कम आई, लागत कम आई, तो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता बेचा। तो जब सस्ता कोई चीज बिकता तो वो नहीं पूछता है भाई मिला और सस्ता मिल रहा। भाई आप देखें तो सबसे पहले भारत में जो सबसे सस्ता मोबाइल बिका वो चाइनीज मोबाइल बिका। 500, 700, 800 के चाइनीज मोबाइल बिका, और लोग दनादन खरीद रहे थे। जब सस्ती चीज बिकती है
तो उसकी कोई गारंटी वारंटी चक्कर में नहीं पड़ता है। लोग जेब में कुछ नहीं था, कहें भैया एक बार मोबाइल मिल जाए चलाए तो ले, खराब हो देखा जाए। ये स्टडी है उसने अपने, इसलिए वो आगे बढ़ा, क्योंकि उसने अपने लेबर कास्ट को क्या किया, कम कर दिया। हमने ये नहीं किया। हम यहां दुनिया के प्रपंचों में जो भी पार्टियां आती हैं, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेता हूं, हर पार्टी अपने एआई को क्रिएट करती है, उसका एआई मोबाइल पे चलता रहता है, उन्हें उसकी चालीसा चलती रहती है, अपनी चालीसा बनाता है, उसी चालीसा को घुमाता रहता है। क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी जनता है जो आज भी लिटरेट तो है, समझ नहीं है उसको, और ज्यादा वोट वही देते हैं। मैं अगर कहीं अपने शहर से दूर रह के क्लास ले रहा हूं तो वोट देने वहां नहीं जाऊंगा। वोट कौन देता है? एक छोटे गरीब घर का आदमी वो लाइन लगा के वोट देने जाएगा, अपने काम को छोड़ के जाएगा वोट देने। उनको पता है वोट देने वाला कौन है, तो रॉयल क्लास को मिलाने के चक्कर में नहीं, क्योंकि उसको पता है कि रॉयल क्लास को हकीकत पता है, उसको पता है कि बुद्धिजीवी वर्ग को हकीकत पता है, वो हमको वोट नहीं देगा। वोट कौन देगा? एक वर्ग विशेष वो हमको वोट देगा, क्योंकि उसको मूर्ख बनाना आसान है, और वो भी ये भी जानता है कि साल भर बाद जनता का सारा घाव अपने आप गायब हो जाता है, तो नया मुद्दा क्रिएट करो। ये रीजन होता है। सारी ऊर्जा सरकार की इसी में निकल जाती है। जहां सिंगल पार्टी है वहां जनता, उसको लगता है कि कुछ करें, वो कर रही है। इसीलिए चाइना आगे, इसीलिए चाइना आगे गया, क्योंकि उसने इस स्ट्रेटजी को लेकर चला। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे लिखो। आगे लिखिए नेक्स्ट, इंडिया एआई। इंडिया एआई, इंडिया एआई ब्रैकेट लीजिए, द नेशनल एआई पोर्टल जिसको कहते हैं, द नेशनल एआई पोर्टल, द नेशनल एआई पोर्टल, द नेशनल एआई पोर्टल। यह पोर्टल भारत में एआई के विकास और यह पोर्टल भारत में एआई के विकास और नवाचार को, एआई के विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया है। हमारे पास इकोलॉजी एनवायरनमेंट का नोट है, समस्या ये इंग्लिश में ना हम आपको दे देते, पूरा नोट है, पढ़ाया था मैंने लखनऊ में, पूरा नोट है वो, लेकिन इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। हिंदी का नोट मेरे पास है ही नहीं है। फिर भी जब मैं हिंदी मीडियम पढ़ाता हूं तो हिंदी में बोल देता हूं, लिखा देता हूं, समझा देता हूं। तो आप कहिएगा तो हम डलवा देंगे नोट को, है इंग्लिश में नोट, लेकिन हिंदी में नहीं है। इजी है, बहुत कठिन इंग्लिश नहीं है। हम जो है ना उसमें डलवा देते हैं, ग्रुप में अभी अमित को दे देंगे ना, तो पूरा नोट है इंग्लिश में। क्योंकि मैं क्या करता हूं, जब कुछ नई चीज आती है ना बच्चों को लिखाता हूं, तो एक वहां लड़की थी, बड़ी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बच्ची थी, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, 2 बच्चियों की दोनों का लिया नोट, तो दोनों का भेज देंगे हम। तो एक का कुछ ज्यादा अच्छा, वो बड़ा बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से लिखी है, कलर वलर करके, तो हम नोट्स भेज देंगे। तो उसमें आपको बीओडी और ये जो भी एयर पोलिप्स वाली बात है, सब पढ़ाया है मैंने, उसमें केस स्टडी में मैंने पढ़ाया, वो सारी चीजें हैं उसमें। तो हो सकेगा तो आप चाहे तो गूगल में जाके, गूगल बाबा में जाके उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो नोट्स में दे दूंगा, है ना। उसमें सब बहुत सारी चीजें हैं, जो करंट में क्या क्या चीजें हैं, वो करीब वहां के 100 पेज का होगा वो,
100 पेज का नोट होगा इकोलॉजी में, तो मैं भेज दूंगा उसको, अमित को दे दूंगा, आपको मिल जाएगा। वीडियो भी कुछ भेजे तो मैंने शायद डाले होंगे, उन्होंने देखे होंगे। इसमें लिखे यह पोर्टल भारत में एआई के विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लॉन्च किया गया है। हो गया। नेक्स्ट लिखिए एआई सेंटर फॉर एक्सेलेंस। एआई सेंटर्स फॉर एक्सेलेंस। एआई सेंटर फॉर एक्सेलेंस। इसमें लिखिए भारत सरकार ने आईआईटीज तथा ट्रिपल आईआईटीज लिखा है, आईआईटी तथा ट्रिपल आईआईटी और अन्य प्रमुख संस्थानों में एआई शोध केंद्र स्थापित किए हैं। एआई शोध केंद्र स्थापित किए हैं। सरकार, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सरकार का लक्ष्य भारत को एआई हब बनाना है। लेकिन अभी तो देख रहे हैं इसी की तैसी करा दी, भारत की बेइज्जती करा दी। दिल्ली वाला जो हुआ था गलगोटिया यूनिवर्सिटी, चाइनीज एआई को मंगा के दिखा रहे थे, चाइनीज एआई को मंगा के दिखा रहे थे। तो दिल्ली में एआई सम्मेलन हुआ, वो भी नेट पे जाकर लिख लीजिएगा, वो क्वेश्चन सर्टिया पूछेगा। जो गलगोटिया ने दिखाया है एआई में, जो दिल्ली में भी फरवरी में सम्मेलन हुआ है ना, डेट शायद 20 तारीख की, क्या 20 को, उसमें मैं क्लास ले रहा था वहां लखनऊ में, तो 20 फरवरी को गलगोटिया में, तो उसको थोड़ा नेट में देख कर नोट्स बना लीजिएगा, पूछेगा क्वेश्चन। एआई सम्मेलन हुआ है, लेकिन भारत की इज्जत कैसी की तैसी हो गई। चाइनीज रोबोट मंगा के कह रहा है मेरा रोबोट है। जैसे कल मैंने आपको कहा था ना कि रिसर्च में पब्लिश खुद, भारत में जो रिसर्च करते पेपर खुद पब्लिश करते, पेटेंट तो एको को नहीं मिलता। और पेपरवा क्या है, गुणा गणित करके, चोरी करके समझ रहे, गुणा गणित करके 10 तो रिसर्च पेपर मंगा लिया, थोड़ा इधर उधर करके अपना रिसर्च पेपर बना लिया, ये करते हैं। जब तक विज्ञान की ईमानदारी से सेवा नहीं करोगे, किसी भी देश का कुछ नहीं होगा अगर विज्ञान की ईमानदारी से सेवा वहां के लोग नहीं करेंगे। जिस देश का विज्ञान आगे है वो देश आर्थिक स्थिति में अच्छा है, मानसिक स्थिति में अच्छा है, हर चीज में वो अच्छा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है अध्यात्म। विज्ञान और अध्यात्म अगर आपके देश में दोनों फल फूल रहा है तो आपको शांति भी है और आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से। अन्य देशों, हमारे देश में अंतर है कि अन्य देशों में विज्ञान तो बहुत आगे है लेकिन अध्यात्म बहुत पीछे। ये दो चीज आपको आगे ले जाती है, एक अध्यात्म और एक विज्ञान। स्पिरिचुअल एंड साइंस दोनों एस से शुरू होता है और दोनों का चोली रामन का साथ है। जिसने विज्ञान को समझा उसको अध्यात्म समझने में आसानी है, और जो सही से अध्यात्म पढ़ रहा है वास्तव में उसको विज्ञान भी मालूम है। एक नहीं कई एग्जाम्पल मिलेंगे आप उच्च कोटि के। आज के बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग को मिलेंगे। आचार्य कृष्णन है, आप जाइए नेट पे देखिएगा, कृष्णन जिन्होंने अध्यात्म के बारे में बहुत अच्छी बातें की। नेट पे जाइए, आचार्य प्रशांत को देखिए, आईआईटी है, आईएएस सिलेक्टेड है, उच्च कोटि का ज्ञान। आचार्य रजनीश से उच्च कोटि का ज्ञान, जिनको ओशो भी कहते हैं। खैर आगे लिखिए, सरकार का लक्ष्य है,
सरकार का लक्ष्य भारत को एआई हब बनाना है। सरकार का लक्ष्य भारत को एआई हब बनाना है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की तकनीकी ताकत को बढ़ावा मिलेगा। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, तब बात करें। औद्योगिक स्तर पर, अगला हेडिंग डालिए, औद्योगिक स्तर पर एआई ऑब्लिक रोबोट के बढ़ते प्रयोग के कारण, क्या कारण है कि औद्योगिक स्तर पर एआई बढ़ रहा है, उसको लिखाना। एक चीज और आपसे बात करना, कल आप लोग आने के मूड में हैं? सही से बताइएगा, क्योंकि अगर हम क्लास रखेंगे आप लोग नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत होगी। आना हो तो बताइए, ना आना हो तो बताइए। कल लंबी क्लास नहीं रखेंगे। कल मैं सोच रहा हूं कि 1.5 घंटे की या कहिए 3 घंटे की क्लास रखने, जैसा आप कहें। आने के मूड में हो तो बताइए, ना आ पाए तो 4-5 लोगों के लिए फिर पढ़ाना ठीक नहीं। मंडे को कल नहीं आने के मूड में है। नहीं, टाइम आप लोग डिसाइड कर लीजिए, टाइम क्या टाइम रखें ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो उस टाइम पर रख लें क्लास कल, क्योंकि ऐसे लगातार क्लास, अब ये मेरी 3 पीरियड बचा है। तो मैं सोच रहा हूं कि कल अगर आप आ जाएंगे तो चलिए 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ा देंगे क्लास। एक ही पीरियड रहेगा लेकिन थोड़ा, तो कल 2 घंटा क्लास ले लें, फिर मंडे को अपना 3 घंटा क्लास हो जाएगी। तो कल 1.5-2 घंटा क्लास, 2 घंटा क्लास ले लेते हैं। लंबी क्लास नहीं लेंगे, फिर मंडे को 2 पीरियड रहेगा, 2 पीरियड ले लेंगे सुबह। अब आप लोग बताइए, डिसाइड करिए, क्योंकि बहुत सुबह में क्या होगा, यहां दिक्कत होगी। 11 बजे से रख लें। 9 बजे रखें। 9 बजे तैयार हैं? बोलो, आ जाओगे? 9 बजे आ जाओगे तो हम बोल देंगे उसको, लड़के वो आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो 9 बजे रख लें कल, है? तो कल 9 से 11 क्लास रख लेते हैं, ठीक है? और परसों फिर आपका बचेगा, ले लेंगे। थोड़ा हम सोच रहे ना कि उसके अतिरिक्त भी ज्यादा पढ़ा दे, जितना, ऐसा नहीं जितना लेक्चर उतना ही पढ़ाना है, उसे थोड़ा ज्यादा पढ़ा दे, चीजें अच्छे से हो जाए। और ऐसे क्या होता है, लगातार क्लास रहती है तो 4.5 घंटा बहुत हो जाता है। तो कल आप लोग आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो कल 9 बजे डन कर देंगे, ठीक है? चलिए भी लिख लीजिए। क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद ये थोड़ा सा बचा ये खत्म करते हैं, फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आते हैं। चलिए।